गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास, जिसमें आज हम सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है संविधान। हम भारतीय संविधान। संविधान देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं संविधान के बारे में और भारत का संविधान। जो भारत संविधान होता है बेटा, वो किसी भी देश, जिस देश में भी संविधान होता है ना, वो सबसे सर्वोच्च विधि होती है, सबसे बड़ा कानून होता है, सबसे ऊपर होता है संविधान। और संविधान में होता क्या है? संविधान में देश को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य, इन सभी चीज़ों का जिक्र होता है। इनके हिसाब से कैसे चलाना, सारे हर तरह के कानून, नियम, किस तरह से सरकार चुनी जाएगी, किस तरह से इलेक्शन होंगे, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। तो वो होता है संविधान। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान देखो, थोड़ा सा बुक में भी कुछ मिलेगा, कुछ मैं आपको वैसे इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता रहा हूँ। अगर हमारे संविधान की बात की जाए तो इसके बारे में जो विचार आया था वो लगभग 1934 में विचार आ चुका था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे हम, तब की बात सोची गई थी। उससे पहले ये बात सोच ली गई थी आज़ादी से पहले कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम अपना एक कानून, नियम, सब कुछ अपने खुद के बनाएंगे, मतलब संविधान बनाएंगे। तो उसी समय इसका विचार आ गया था। फिर जैसे जैसे आज़ादी का समय नज़दीक आता गया, मतलब हमें लग रहा था कि आज़ाद हो सकते हैं, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें जो स्टार्टिंग अगर सदस्य की बात की जाए तो संविधान जो था, संविधान बनाते समय, मतलब बनने से शुरू करने से पहले एक टीम बनाई गई थी, एक मतलब ग्रुप बनाया गया था। उस समय उस ग्रुप के अंदर 389, मतलब 389 लोग थे। लेकिन अब इसके बाद में क्या हुआ, बाद में 292 ही रह गए। उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोग, जैसे उस समय हम भारत पाकिस्तान तो एक इकट्ठा ही थे ना, तो कुछ पाकिस्तान के अंदर थे, कुछ देसी रियासतें होती थी हमारे यहाँ, जो रजवाड़े होते थे, उनके उनके साथ जुड़े हुए थे। तो वो भी हमसे अलग हो गए इससे, ठीक है। इस वजह से इसके सदस्य 292 रह गए। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय इसके लगभग 299 सदस्य थे। तो इस तरह से संविधान की तैयारियां की गई। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी शुरुआत करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत से लोगों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह पैरों से संबंधित है। भाई, फुटबॉल मतलब पैरों से खेला जाएगा। फुटबॉल का एक नियम है, यदि कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से, मतलब आम पे, अगर आपकी बाजू पे बॉल टच नहीं होनी चाहिए, अगर वो टच हो जाती है तो खिलाड़ी की तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि खेलों में भी कुछ नियम होते हैं। मतलब आप देखो कि नियम होते हैं सभी जगह, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो वहाँ भी तो नियम होते हैं बहुत सारे। तो ऐसे ही हम हर देश के अंदर नियम होते हैं। यही बात ये यहाँ पर समझाना चाहता है। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। अब हर खेल के अपने अपने नियम हैं सभी के। इन खेलों की तरह हर समाज के कुछ मूलभूत नियम हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। मतलब मूलभूत नियम होते हैं सबके, जो बेसिक रूल, नियम, कानून होता है, कायदे कानून। वो बड़े समाजों में कई अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से में पाई जाती है। जो आज की मॉडर्न कंट्री है, जो अलग अलग समाज होते हैं बेटा, उनके अलग अलग नियम होते हैं, तो वो नियमों को कैसे कर लेते हैं, फिर उसको लिखित रूप दे देते हैं नियमों को। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं? ऐसा दस्तावेज जिसमें देश, समाज आदि से संबंधित सभी तरह के नियम कानून लिखे होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। कक्षा 6 और 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं।
इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब ज़रूरत क्यों थी भाई इसकी? क्या आपने यह विचार जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। मतलब लोकतंत्र क्या है, ये वर्ड आया बेटा। लोकतंत्र होता है जहाँ लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होना ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। अब होती है चैप्टर की शुरुआत। इसमें किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इसका मेन फर्स्ट टॉपिक है हमारा, कि कोई भी देश है उसको संविधान की क्यों ज़रूरत होती है, क्या कारण है कि उसको संविधान बनाना पड़ता है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। लगभग सभी, जो बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनका संविधान है। यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान था बेटा, वो 1789 के अंदर लिखा गया था, और वो था अमेरिका का संविधान। तो सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने लिखा था? अमेरिका ने लिखा था। ये बात मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ। और एक और देश की बात बताता हूँ, ब्रिटेन, जिसको ब्रिटेन कहते हैं, जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे, इंग्लैंड से थे वो, उसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो इसका जो संविधान है वो अलिखित है। मतलब संविधान तो है इनका, लेकिन लिखित नहीं है। देखो एक इतना बड़ा देश चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसका संविधान लिखित नहीं है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है। दुनिया में इतना बड़ा संविधान कहीं पर भी नहीं है जितना हमारा है, ठीक है। और इसके अलावा एक कनाडा देश की बात बता देता हूँ। कनाडा जो है वो एक ऐसा देश है जिसका संविधान दोनों रूप में है, लिखित भी और मौखिक भी। कुछ हिस्सा लिखित में है, कुछ हिस्सा मौखिक रूप में है। तो मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। पहला, विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। कब लिखा गया, कब तैयार हुआ? 1789 में। दूसरे पॉइंट ये था कि लिखित संविधान, जिसे जो ब्रिटेन इतना बड़ा साम्राज्य है उसका संविधान अलिखित है। और तीसरी एक बात बताई कि कनाडा के अंदर दोनों तरह का संविधान है, लिखित भी और मौखिक भी। चौथी बात एक और बताई थी हमारे भारत देश के बारे में, कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा विस्तृत संविधान है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है उनके पास संविधान जरूर होगा। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर भाई संविधान जरूर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। बहुत सारे ऐसे देश है बेटा जहाँ पर संविधान होता है लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता। मतलब लोग वहाँ पर इलेक्शन वगैरह डाल के अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी नहीं चुन सकते। तो अलग अलग प्रोसीजर है बेटा। हाँ, अगर कहीं लोकतंत्र है तो वहाँ संविधान पक्का मिलेगा, लेकिन अगर कहीं पर अकेला संविधान है तो हम कह नहीं सकते कि वहाँ लोकतंत्र होगा या नहीं, ठीक है। अब संविधान कई उद्देश्यों में की पूर्ति करता है। मतलब बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे पर्पज़ होते हैं जिनको कंप्लीट करता है संविधान। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। सूत्रबद्ध मतलब एकजुट करता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। मतलब इसमें वो नियम कानून लिखे होते हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति देश को चला सकता है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आधारशिला होगी, नींव हो गई। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे देश का मूलभूत स्वरूप क्या है। अगर आपको किसी देश की जानकारी हासिल करनी है ना, तो अगर आप उसका संविधान पढ़ लेते हो तो बहुत सारी जानकारी वहीं से मिल जाती है। उसका मूल स्वरूप उसी में झलक जाता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, उनके बीच कई तरह की बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हों। मतलब हर बात पे लोग एक दूसरे की बात पे सहमत होना, मतलब राजी होना। मान लो मेरे कुछ विचार हैं भाई, आप बच्चों के कुछ विचार हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सभी अपने विचारों पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना क्लास में, भाई आप कुछ चाहोगे और टीचर कुछ चाहते हैं। तो उन सभी के लिए कुछ नियम कानून बने हुए हैं जिससे टीचर और बच्चे दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। ऐसे ही देश के अंदर लोगों के अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, इन सब के बीच में बैलेंस बना रहे तो वो संविधान बना कर रखता है।
संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। मतलब ऐसे नियम कानून होते हैं इसके अंदर, अगर वो कोई देश अपना ले तो वो अपने देश को बड़े अच्छे तरीके से चला सकता है। लोग अपने देश को इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित होती है जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा करनी है। मतलब बहुत सारे नियम कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिनकी रक्षा भी करनी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा देश टिका होता है। आगे 1934 में 1934 में भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। देखो, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भी बहुत सारे मतलब दल थे, लेकिन ये जो दल था ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इसने भारत को आज़ाद कराने में। आज आपको सुनने में आता होगा बेटा कि कांग्रेस बहुत बुरी है, ये है वो है। तो देखो बेटा, आज की स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग थी। फिर भी बहुत सारे लोग ये भी मिल जाएंगे जो पहले भी रोना रोते रहेंगे, मतलब कहेंगे कि कांग्रेस बहुत बुरी थी पहले भी और आज भी। भाई देखो, कोई भी काम हो, आप भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे अपना कोई स्वार्थ होता है। अब मैं आपको ये मान लो एक सिंपल सी बात है भाई, टीचर आपको टीच करता है, उसके पीछे उसका एक स्वार्थ भी है भाई। उसका स्वार्थ ये है कि अगर वो आपको टीच करेगा उसके बदले में उसको सैलरी पैक मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, जिससे उसकी मतलब लाइफ आगे पास आउट हो पाएगी। आप पढ़ रहे हो तो आप स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, आप मतलब क्या कारण है उसका, आपका फीस देने के पीछे भी एक स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है कि आप एक अच्छे नागरिक बनोगे, पढ़ लिख जाओगे, बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लोगे, एक अच्छी जॉब पर चले जाओगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करोगे। तो हर व्यक्ति भाई स्वार्थ के पीछे है, ठीक है, स्वार्थ की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही स्वार्थ तब था, वहाँ उस समय के नेताओं में था। हाँ, बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनके जो बिना किसी मतलब के आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अपने आप मतलब अपने स्वार्थ के लिए भी लड़ाई में लड़े थे। तो इस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे भाई, बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद किया है एक अपने मकसद के हिसाब से। तो हम ये नहीं अब, लेकिन हमें आज़ाद तो करवाया गया ना। हाँ, बाद की स्थितियों में बहुत सारे विकास भी किए गए। देखो, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, सबसे हुई हैं, ठीक है। आज की गवर्नमेंट है वो भी गलतियां कर रही है, पहले की भी करती आई थी, तो ये नेचुरल सी बात है। हाँ, उन गलतियों से अगर आप सबक सीख कर आगे उन गलतियों को ख़त्म कर देते हो, अच्छा काम करना शुरू कर देते हो, तो बात अच्छी है। लेकिन अगर आप पीछे का रोना रोते रहोगे कि पहले ऐसे था, पहले ऐसा था, आज़ादी के समय वो पार्टी ऐसी थी, वो ऐसे थी, तो उससे देश आगे नहीं बढ़ता, उससे वो देश वहीं पर रुका रहता है, बल्कि कुछ बैक ही जाता है। तो अच्छा ये होगा पीछे की बातों को भुलाकर नई स्थितियों को समझा जाए, नई स्थितियों के हिसाब से काम किया जाए। तो वापस टॉपिक पर आता हूँ। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि 1934 में इसके लिए आवाज़ उठाई गई कि इसके बारे में कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान बनाएंगे। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब ये मांग और ज़्यादा बढ़ गई और लास्ट में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ पर दिसंबर 1946 दिया हुआ है बेटा, लेकिन अगर यहाँ पर दिसंबर 1946 दिया हुआ है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो संविधान सभा है उसका जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। तो मेनली तो ये आपको यहाँ पर सन मेनली ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। पृष्ठ नंबर 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। जब आप ऊपर पेज नंबर 2 देखोगे वहाँ पर बहुत सारे सदस्य बैठे, पिक्चर में बहुत सारे सदस्य बैठे हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। प्रारूप मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक तरह से मतलब ये कह सकते हैं ढांचा तैयार कर दिया कि 1946 से। यहाँ पर बेटा में ये लगभग मिस्टेक में ही है दिसंबर 1946, क्योंकि दिसंबर 1946 के अंदर तो संविधान सभा की मीटिंग शुरू हो गई थी। मतलब उसकी जो मीटिंग थी वो जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ 9 दिसंबर 1946 को। तो मतलब जो संविधान सभा का गठन है वो तो जुलाई में हो गया था, काम कब शुरू हुआ 1946 में, दिसंबर 9 दिसंबर को
ये किया गया। अब उसकी एक छोटी सी घटना मैं बता देता हूँ उसमें क्या किया गया। 1940 में 9 दिसंबर को संविधान सभा जो थी उनके लोगों ने डिसाइड किया, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो बना दिया। कहा कि भाई हम आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जैसे ही उसको अध्यक्ष बनाया अगले ही दिन वो बीमार हो गया। फिर 11 तारीख को 11 दिसंबर 1940 को फिर से मीटिंग करनी पड़ी और उस समय संविधान सभा के नए अध्यक्ष चुने गए जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका आपने जीके में नाम सुना होगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही सीधे साधे व्यक्तित्व वाले इंसान। इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है। तो बिहार का गांधी के नाम से 1900 ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कई आंदोलनों में सहयोग दिया था। स्पेशली जो गांधी जी ने स्टार्टिंग में आंदोलन किए थे, चंपारण आंदोलन था एक, जो आप हिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका पढ़ के भी आए थे, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन में इनके साथ थे, तो इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है। तो वापस टॉपिक पर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये वो बातें बेटा जो इसमें लिखी हुई कम मिलेंगी, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा में बातें बता रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो 1940 से लेकर नवंबर 1949 तक ये सारा संविधान सभा ने अपना संविधान बनाने का काम कर लिया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिल गया। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो भारत के लोग थे, नेता थे, उन सभी ने सारी चीज़ों को ध्यान रखा। आदर्श, देश को कैसे चलाना, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से इसको लिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि कौन कौन से काम थे, वो सारे इसमें बताए जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा बेटा वो एक हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज आपको जो रीडिंग करनी है वो सिर्फ यहीं तक रीडिंग करनी है और यहीं तक के जो टॉपिक्स हैं, जो बातें मैंने समझाई है, उन जो मैंने तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें बताई हैं बेटा, जैसे कुछ डेट्स बताई थी, वो डेट्स आप इस वीडियो से सुन के नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में या अपने नोट्स के कहीं पर भी जहाँ इस चैप्टर के नोट्स हैं ना या बुक है तो बुक के ऊपर नोट कर लो बेटा, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको इसमें कम दिखाई देंगे लेकिन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।